अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी क्लास, आज आपने जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ना है उसके लिए आप पेज नंबर 276 ओपन कर लीजिए। ये बीच के आर्टिकल्स मैं आपको बाद में कराऊंगी। फिलहाल आप पेज नंबर 276 ओपन करें। इसमें आपको आर्टिकल नज़र आ रहा होगा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस। ये पोर्शन हमने शॉर्ट में करना है। सबसे पहले तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लें। आपके सामने लिखी हुई है, इसको आप साथ नोट कर लीजिएगा। It is the energy which is released when 1 mole of a substance is added to water to make the infinite solution। कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज़ होती है जब हम क्या करते हैं कि वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं ताकि हम इन्फिनाइट कहा जाता है लामहदूद, कि हम कोई भी सब्सटेंस ऐड करके वाटर के अंदर कोई इन्फिनाइट सॉल्यूशन बना सकें। ठीक है, उसको हाइड्रेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है। हाइड्रेशन का बेसिकली लफ्ज़ी मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो ये आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है। एक सेकंड डेफिनेशन आपको बुक से जो नज़र आ रही वो ये होगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड इनटू आइसोलेटेड एटम्स और आइंस। अगर हम किसी भी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें चाहिए होती है जब हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड को आइंस में या एटम्स में ब्रेक कर देते हैं, इसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। तो इसकी एग्जांपल आपने यहाँ से करनी है कि व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड से पोटेशियम आयोडाइड इज डिसॉल्व इन वाटर, तो पहला स्टेप क्या होगा कि सेपरेशन ऑफ के पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव आइंस फ्रॉम द सॉलिड। फर्स्ट स्टेप में हमने दोनों आइंस को सेपरेट करना होता है, और सेकंड स्टेप में दीज आइंस आर सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जिसको वाटर का नाम दिया जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे पास आइंस होते हैं, कोई भी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी आइंस बन रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उन आइंस को हम जब किसी भी सॉल्वेंट के ज़रिए सराउंड करते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं कि वहाँ पर हम हाइड्रेशन एनर्जी देख रहे हैं। तो फर्स्ट 4 लाइंस करने के बाद ये नीचे वाली 2 लाइंस आपने करनी है, या फिर आप सेकंड डेफिनेशन इसकी ये भी लिख सकते हैं जी। इसमें आपने रिलीज और एब्जॉर्ब दोनों चीज़ें ऐड करनी है। ये मैंने क्रॉस किया हुआ, इसको आप ऐड करेंगे, रिलीज और एब्जॉर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये बात हो रही है अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। बाकी इसमें आप ये देखिए कि एक चीज़ आप साइड पे मेंशन कर लें कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आइंस। तो चार्ज ऑफ आइंस में आप क्या बात बताएंगे, इतनी सी बात लिख लें, फिर आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, किसके ज़्यादा होने से, आइंस के ऊपर चार्ज के ज़्यादा होने से। जैसे किसी भी एटम, कोई भी एटम आपके पास है, जैसे हम कह लें कि सोडियम है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर डाई पॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर ट्राई पॉजिटिव होता है। तो जैसे जैसे इन एटम्स के ऊपर आयन जो है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें से आपने ये पोर्शन करना है, फिर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपने क्रॉस करके डायरेक्टली आ जाना है आर्टिकल की तरफ, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हाइड्रेशन को हम डिफाइन कर लेंगे। हाइड्रेशन जो लफ्ज़ निकला है वो वाटर से निकला है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो आप क्या बताएंगे डेफिनेशन में कि द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल सराउंड एंड इंटरेक्ट विद सॉल्यूट आइंस और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको डिफाइन कर लिया। डेफिनेशन के नीचे देखें वो भी आप करेंगे। द आइंस विच आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आइन। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच सराउंड गिवन आइन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ आइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हाइड्रेशन है वो किन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आप बता देंगे पॉइंट 1 है साइज ऑफ आइन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको आपने इतना ही करना है डेफिनेशन और साथ में कि वो फैक्टर्स जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है। आगे चलें हाइड्रेट्स की तरफ। हाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होगी, द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच कंटेन केमिकली कंबाइंड वाटर इन डिफिनाइट प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन कहा जाता है रेशो, मुतनासिब रेशो। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो जिनके अंदर हम कहें कि वाटर जो है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कंबाइंड वाटर, जैसे अक्सर आपने कहीं एग्जांपल देखी होगी, जैसे लिखा होता है कि कैल्शियम सल्फेट साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखे होंगे, या जैसे हमने लास्ट टाइम अभी सॉल्युबिलिटी के अंदर डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस के कॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व और डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व के ग्राफ पढ़े थे, जिसमें आपने देखा था कि डिसकंटिन्यूस के केस में ये आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी, CaCl2 के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल थे या CaCl2 के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल थे। तो ये जो डॉट होता है इसका मतलब होता है कि कितने वाटर ऑफ हाइड्रेशन या कितने वाटर मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड के साथ अटैच हैं। तो ये आपने उसमें मेंशन करना है।
ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन करनी है और डेफिनेशन के बाद ये नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद केटाइन इन द हाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना, सिर्फ ये वाली एग्जांपल के तौर पर आप सिर्फ ये वाला कंपाउंड लिख दें, डेफिनेशन करें, एग्जांपल करें। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको करना है। और अगर आप इसको मज़ीद अगर कर सकें तो इसको ये देख लें कि हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद कॉपर एंड 1 विद सल्फेट। ठीक है, ये बात आपने साथ मेंशन कर दी। द रीज़न इज़ डैट copper has greater charge density, the size of copper is much smaller than sulfate which has same amount of charge। तो यहाँ पर चार्जेस की बात की जा रही है, जैसे हम वैसे लिखते हैं, आपने पढ़ा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके आयंस बनाए जाते हैं तो हम H पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव 2 आयंस बना देते हैं। इसी तरह से कॉपर सल्फेट हमारे पास कंपाउंड है, तो कॉपर जो होता है वो हमेशा डाई पॉजिटिव के स्टेट में होता है और जो सल्फेट होता है वो डाई नेगेटिव की स्टेट में होता है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जो 2 डिफरेंट चार्जेस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में चला जाता है, फिर हम उसको जब इकट्ठा करते हैं और पानी के साथ ऐड करते हैं तो वो जो चार्जेस होते हैं वो पानी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ठीक है, और फिर हम ये बाद में ये देखते हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कंपाउंड अटैच है। एक कंपाउंड एक से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपने जैसे इतना ही करना है आज डेफिनेशंस कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, फिर आपने देखना है कि हाइड्रेशन क्या है और हाइड्रेट्स क्या हैं। आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने पेज नंबर 277 तक इसको करना है, आगे वाले पेजेस आप छोड़ देंगे। ये जो पीछे वाले पेजेस हैं ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट आर्टिकल में कराऊंगी। थैंक यू।